हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर और मैं यहाँ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्यीकरण करवा रहा हूँ जिसमें अभी पॉलिटी सीरीज चल रहा है। और आज राष्ट्रपति के बारे में लगभग 152 एमसीक्यू करेंगे। ये 15वां क्लास है। इससे पहले 14 क्लास अपलोड हो चुकी है। कुल 41 क्लास है। इसको मैं बारी बारी से अपलोड कर दूंगा। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए इन बुक का प्रेफरेंस ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनका पावर या उनका जो कह सकते हैं कि तुलना आप ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है और अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत की एक राष्ट्रपति होगी। ध्यान रखना, 53 में यह दिया गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। वही क्वेश्चन है जो भी ऊपर मैंने आपको बताया है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। बिल्कुल, ये राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद नंबर 53 में दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? फिर वही बात, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है क्या भारत का वास्तविक शासक? बिल्कुल नहीं, वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, मतलब कौन है ये पूछ रहा है। वह भारत का नागरिक को बिल्कुल होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल नहीं, ये कोई योग्यता नहीं है। ये तीनों योग्यता आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 साल होनी चाहिए। ऊपर मैंने आपको बताया है 35 वर्ष, भारत का नागरिक और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं उनके अंदर हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, अधिकतम आयु के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो 35 होना ही होना चाहिए। अधिकतम के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कोई लिमिटेशन है ही नहीं, वो कितनी बार भी बन सकता है। भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसमें अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी देखरेख करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 दोनों होनी चाहिए। ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक तो होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु भी कंप्लीट होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो, बिल्कुल नहीं, उस समय वो कोई भी लाभ के पद पे ना हो, ये है, ना कि लाभ के पद पे हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा? बिल्कुल नहीं, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा? प्रधानमंत्री? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो हो जाएगा ये राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में जाता है ये मामला। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 71 में ये चीज दी गई है। ध्यान रखना कि जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी समस्या होगी, कोई विवाद होगी, तो सुप्रीम कोर्ट को देखेगा।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का मिलता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। इजी क्वेश्चन है ये। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 56 में दिया गया, ध्यान रखना। आर्टिकल 56 में जो कह सकते हैं कि उनका जो समय सीमा, जो टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में दिया गया है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ये ध्यान रखना, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये पॉइंट नहीं भूलना है, निर्वाचित, क्योंकि राज्यसभा में मनोनीत भी तो 12 सदस्य होते हैं, तो जो मनोनीत होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। तो संसद मतलब कि लोकसभा राज्यसभा का दोनों सदन, उसका निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को नहीं भूलना। संसद का, राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, उसमें जो है सो वोटिंग करते हैं, ना कि मनोनीत। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? ये सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, बिल्कुल। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, यही तो गलत है। कोई भी विवाद होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है और किसी भी न्यायालय में वो नहीं जाता है, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? उन पर महाभियोग चलाकर। और महाभियोग कौन लगाता है? या तो लोकसभा या राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा किसका अंग है? तो संसद का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, कैसी? संसद द्वारा महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 61 में इसका दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हम लोग उसको हटा सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो संसद के किसी भी सदन में हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन देखने आप लोग, बार बार रिपीट कर रहा है। राष्ट्रपति के महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पे? संविधान के अतिक्रमण करने पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 में ये दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? जब उस पर महाभियोग लगाया जाता है तब। महाभियोग पास होने पर, ध्यान रखना। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। एक महाभियोग पे कितना सारा क्वेश्चन पूछा आप देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। कितना दिन? तो 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन चाहिए। द नेक्स्ट वन इज, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग लगा के आप उसको हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्या होंगे? यह कृत्य विधिमान होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? देखते हैं, 4 ऑप्शन है, बड़ा सा पढ़िए उसको, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं मिलता। ये तो बात बिल्कुल सही है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। ये भी सही है।
राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ये सेंटेंस गलत है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है, ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो अनुपस्थित रहेंगे उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष वो शपथ लेंगे, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति को देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, मतलब कि दोनों आपस में त्यागपत्र का काम करेंगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे? मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आपको इलेक्शन करके नया राष्ट्रपति लाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जेल सिंह जी। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह जी। इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर के 1987 तक था और ये पहले क्या थे? ये पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जेल सिंह जी उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हो गए, वीवी गिरी, ये सब पहले उपराष्ट्रपति बने थे, तब राष्ट्रपति बने थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। और इनका जो कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1974 तक था, ध्यान रखना। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल लगभग 12 साल का था। 1950 से लेकर के 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी ही थे। 1969 से लेकर के 1974 इनका ये चौथा, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो थे, चौथे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुनी गई थी और इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल था। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं बना? राधाकृष्णन थे दूसरे, जाकिर हुसैन तीसरे थे, ज्ञानी जेल सिंह भी बने थे, 7वें राष्ट्रपति थे, लेकिन सी राजा गोपालाचारी ये कभी राष्ट्रपति नहीं बने थे, ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1962 तक। सबसे लंबे समय तक यही रहे थे राष्ट्रपति के रूप में। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे। 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति ये बने रहे थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 57 में। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये सारे अनुच्छेद आपको देखना है। उसके बाद आपको जो है सो ये 54 में जो है अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल कौन कौन से होंगे। 55 में दिया गया है पद्धति कैसी चलेगी निर्वाचन की, जो अपना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है वही चलता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982 तक, ध्यान रखना। नीलम संजीव रेड्डी जी थी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? बात हो रही है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। 1967 में ये बने थे और 69 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा इसकी भी होती है। एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा ही डिसाइड करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? चुनाव आयोग नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इस सभी का टेन्योर होता है। राज्यपाल का कोई टेन्योर नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की मर्जी तक वहां पे रह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग को करता है, राजकीय भाषा आयोग को भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग को भी करता है, योजना आयोग को नहीं करता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। और वैसे भी योजना आयोग तो खत्म ही हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, ध्यान रखना। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। और जब उसकी स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद ये वित्त बिल जो मनी बिल होता है वो कहीं अटकता नहीं है, ध्यान रखना। लोकसभा से पास हो गया मतलब कि वो पास ही माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको पूर्व स्वीकृति दे देती है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान है क्षमादान का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, अधिकार है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बिल्कुल ये अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसमें दिया गया? आर्टिकल नंबर 143 में यह वर्णित है कि किसी भी चीज पे जो है सो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है। अंडरस्टूड? द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? अभी तक हमारे देश में आर्थिक संकट हुई ही नहीं है, तो कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? एम हिदायतुल्लाह, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और उस समय कुछ दिनों के लिए लगभग 20 जुलाई, डेट बताया था, 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक, यानी कि एक महीने के लिए ये बने थे, क्योंकि 1969 में ही जो है सो वीवी गिरी साहब बने थे, और फिर उसके बाद जो है सो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने हुए थे, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, ये तो है ही। लोकसभा का विघटन करना, ये भी उनका कार्य है। लोकसभा का सत्रावसान करना, ये भी उनका कार्य है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये इनका काम नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है, ध्यान रखना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये तो राष्ट्रपति के द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को, क्योंकि धन विधेयक जो है सो स्वीकृति, पहले से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। एक होता है जेबी वीटो, कि अपने पॉकेट में डाल दिया और उस पर कोई निर्णय लेता है, और इस केस में जो पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है उस केस में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? संघ व समवर्ती सूची के विषय पे, अनुच्छेद 123 के तहत, क्योंकि उस समय संसद सत्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है, बाकी संघ और समवर्ती सूची पे करता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब दोनों सदन सत्र में हो तो क्यों जारी करेगा? अध्यादेश तब जारी होता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो। उस केस में कोई भी संघ सूची और समवर्ती सूची पे कोई भी कानून आपको थोपना या कानून लाना है तो उस केस में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अपने विधायी पावर का इस्तेमाल करके अध्यादेश जारी करता है, और जब भी सत्र शुरू होगा संसद का, उसका 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहता है। अगर संसद ने उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकृति, तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। ध्यान रखना, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो प्रतिवर्ष भी करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है 124 के तहत। ध्यान रखना, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति के कहने पे ही वो निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसमें जो है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का यह अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बिल्कुल। एक सदन द्वारा विधेयक से प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, उस केस में। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना, उस केस में। यानी कि ये तीनों जो ABC है, ये तीनों सही है। यानी कि इस तीनों परिस्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखना, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। उन्हें किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 में दिया गया है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ये राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ठीक है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये नहीं होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, बिल्कुल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति इसको भंग करता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे ये करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, और राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत ये राज्यपाल जारी करता है। किस लिए? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, उस समय अगर कोई भी कानून लाना हो उसके लिए। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 वीक तक, 6 सप्ताह तक। अगर उसके बाद संसद ने उसको पारित किया तो वो कानून बन जाएगा, अगर संसद उसको छोड़ दिया तो वो निरस्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? मृत्यु दंड करता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में करता है, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो, यानी कि उपरोक्त सभी केस में वो करेंगे। राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निलंबित भी होती है, पूर्ण भी होती है और पॉकेट भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना इसको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो है सो कार्यभार को
ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना इसकी। और जो है सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगी, अनुमति देगी और कुछ नहीं कर सकती है वो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, ये उसका जो है सो विधायी अधिकार है। आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है जबकि जब संसद सत्र में ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य के क्षेत्र का मुख्यमंत्री। देखो इसमें जो है सो योजना आयोग का उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति से कोई मतलब है नहीं, वित्त आयोग के अध्यक्ष ही करता है और संघ राज्य क्षेत्र जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका केवल 1 और 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं ये तो निर्वाचन में भाग लेती है लेकिन महाभियोग के समय में ये भाग नहीं लेती है। उस समय संसद के दोनों सत्र भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल। संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल। देश का नागरिक हो, बिल्कुल। पढ़ा लिखा हो, ये कोई मतलब कि क्वालिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ कि वो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऐसा नहीं है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, बिल्कुल नहीं। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि विधान परिषद का अगर वो मेंबर होता है उस केस में वह मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है। विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब वो संसद सत्र में हो। अगला, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। और उसके बाद है राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है ये दोनों का दोनों जो है सो सही है, ध्यान रखना। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि राजा का शासन नहीं है, कोई वंशानुगत नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, वो लोग भाग नहीं करेंगे इसमें। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऐसा कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया। कितना? 15,000 रुपया, ये भी नहीं भूलना आपको। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया मिलता है? तो 30 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता है पेंशन के रूप में। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो वो नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह जी थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था मैं आपको बता देता हूं। इनका कार्यकाल था आपको 1982 से लेकर के 1987 तक और ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर के 1969 तक और इनकी जो मृत्यु थी वो उनके कार्यकाल में ही हो चुकी थी। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना हुआ है? अभी आपको बताते हैं, सर ऑप्शन पढ़ के देखिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा, सही है। संसद के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो तो वोटिंग करेंगे ही करेंगे।
राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य वो भी वोटिंग करेंगे। राज्य की विधान परिषद इसमें वोटिंग नहीं करता है। इसीलिए तो क्वेश्चन था कि अगर सीएम विधान परिषद से हो तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा बिल्कुल विधानसभा यहाँ के वोटिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो जाएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ये संघीय संसद करती है कौन सा पद का लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है ये अधिकार। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दूसरे राष्ट्रपति बने थे 1962 से लेकर के 1967 तक। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। उस समय ये सब नहीं हुआ था कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। उस समय लोकसभा जो संविधान सभा था उन्हीं ने इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पदत्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो राष्ट्रपति को लिखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर के 1962 सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति यही थे। 2 टर्म था इनका, और इनका चुनाव कौन किया था? संविधान सभा किया था। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को कहीं से शुरू होगा, और चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। रेल मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, इन्हें तो किसी न किसी सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। बाकी राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। द नेक्स्ट वन इज, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन बिल्कुल 119 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श 143 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना नहीं, इनका नहीं है। समाधान है आर्टिकल 71 में, ये तीनों मेंशन है। बाकी ये जो तीसरा नंबर है कि संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये शक्ति उसके पास नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक, 1950 से लेकर के 1962 तक। 2 टर्म था उनका, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे थे। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर के 2012 तक था, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, ध्यान रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं, पहली जो महिला राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 में ये मेंशन किया गया है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखो ये चारों दिया गया है, सेम नेम है। अब मैं आपको ईयर बता दूं, जो NS रेड्डी हैं, नीरब संजीव रेड्डी, वो 1977 में बनी थी। ज्ञानी जैल सिंह बने थे 1982 में। वेंकटरमन बने थे 1987 में, और शंकर दयाल शर्मा बने थे 1992 में। तो इसका आप ऑर्डर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में यह वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123 के तहत। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो वीवी गिरी साहब। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष होती है, तो सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। अगला 2 ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है।
अगला 2 ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। हाँ, राष्ट्रपति अपने पद पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र देगा। देखिए, लिखित त्याग पत्र अगर देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब भी पद धारण करता रहेगा जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। क्या क्या है देखिए। अभिकथन है कि संविधान संघ की कार्यपालिका का शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये दोनों सही है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो राज्य का जो अपना देश है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है सो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये पूरा राष्ट्रपति पे 152 MCQ था। इंपॉर्टेंट सीरीज है, राष्ट्रपति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इस 152 MCQ करिएगा, रिवाइज करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति में, तब तक के लिए जय हिंद।